नमस्कार दोस्तों, जीएस सिविल अड्डा की इस पहल में हम आज पढ़ेंगे आधुनिक भारत के इतिहास को। और आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत हम शुरुआत कर रहे हैं पहला टॉपिक, भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन। तो चलिए शुरू करते हैं भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन से। दोस्तों, टॉपिक पर पहुंचने से पहले मैं आपको विश्व का मानचित्र दिखाना चाहूँगा, क्योंकि यूरोपीय कंपनियां भारत में आ रही हैं और यूरोप से आ रही हैं भारत में, मतलब एशिया में। क्योंकि भारत एशिया में स्थित, तो आपको महाद्वीपों की स्थिति के बारे में मोटी मोटी जानकारी होनी चाहिए और विस्तृत जानकारी हम लोग ज्योग्राफी क्लास में पढ़ेंगे। तो ये देखिए ध्यान से, महाद्वीपों की स्थिति। ये एशिया महाद्वीप है, ये यूरोप महाद्वीप है, ये अफ्रीका महाद्वीप है, ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है, ये ऑस्ट्रेलिया है और ये अंटार्कटिका है। और दोस्तों कुछ महासागर भी हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा। ये जो एस आकार का है इसको अटलांटिक महासागर कहते हैं। और नक्शे में आप जानते हैं चार जो दिशा होते हैं, वो ऊपर जो होती है वो उत्तर दिशा होती है, जो नीचे दक्षिण दिशा सीधे हाथ की तरफ होती है वो पूर्व दिशा होती है, उल्टे हाथ की तरफ मतलब बाएं हाथ की तरफ पश्चिम दिशा होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैंने बताया ये एस आकार का जो है ये है अटलांटिक महासागर। इसे कहते हैं अंध महासागर। क्या कहते हैं इसे? अंध महासागर या अटलांटिक महासागर। इसके बारे में विस्तृत जानकारी ज्योग्राफी क्लास में आपको देंगे। और एशिया और ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में स्थित इस स्थान पर यह है प्रशांत महासागर। और उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के पश्चिम में भी प्रशांत महासागर, क्योंकि पृथ्वी गोल है इसलिए उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के पश्चिम में और एशिया और ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में प्रशांत महासागर स्थित है। और एशिया के दक्षिण में मतलब भारत के दक्षिण में हिंद महासागर स्थित है। तो ये मोटी मोटी जानकारी आप लोगों को होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों मैंने बताया जो अटलांटिक महासागर है उसको दो भागों में भी बांट कर देख लेते हैं। जैसे जो उत्तर दिशा वाला भाग है अटलांटिक महासागर का उसको उत्तरी अटलांटिक महासागर कहते हैं, और जो दक्षिण वाला हिस्सा है उसे दक्षिणी अटलांटिक महासागर कहते हैं। और ये जो भारत के बाईं ओर जो सागर है उसे अरब सागर कहते हैं। जो भारत के दाहिनी ओर सागर है मतलब पूर्व दिशा में सागर है उसे बंगाल की खाड़ी कहते हैं। और जो दक्षिण दिशा में है भारत के वो हिंद महासागर है। अगली पीपीटी पर चलते हैं। और दोस्तों धीरे धीरे अपने टॉपिक की तरफ आते हुए देखिए, ये तो आप जान ही रहे होंगे कि ये है हमारा देश भारत। और हमारा देश भारत आज का देश नहीं है, कोई नया देश नहीं है, अति प्राचीन देश है। और ये साबित हो चुका है सिंधु घाटी सभ्यता से। तो इसका व्यापार भी बहुत प्राचीन है। ऐसा नहीं है कि यूरोपीय कंपनियां पहली बार 15वीं शताब्दी में या 14वीं शताब्दी के अंत में पहली बार भारत या एशिया से व्यापार करने के लिए आए थे। ऐसा नहीं है, बल्कि यूनानियों के समय से ही यूरोप और एशिया में व्यापार होता रहा है। यूरोप और भारत में व्यापार होता रहा है। और उस व्यापार के लिए 3 मार्ग प्रचलित थे। उस व्यापार के लिए कितने मार्ग प्रचलित थे? 3 मार्ग प्रचलित थे। जो अधिक प्रचलित मार्ग थे वो पहला मार्ग था भूमध्य सागर से होते हुए, ये भूमध्य सागर है दोस्तों, ये भूमध्य सागर है। यहां से होते हुए जहां आज की सुएज नहर है, यहां से होते हुए लाल सागर होते हुए अरब सागर होते हुए आता था। ये पहला प्रचलित मार्ग था। जो दूसरा प्रचलित मार्ग था वो काला सागर होते हुए और बाल्कन देशों से होते हुए ईरान, इराक, अफगानिस्तान के बेलन गोलम के दर्रों से होता हुआ भारत पहुंचता था। और जो तीसरा सबसे कम प्रचलित मार्ग था, जो स्थल मार्ग था, वो यूरोप से रसिया होते हुए और मध्य एशियाई देशों से होता हुआ भारत पहुंचता था। तो ये 3 मार्ग बहुत प्रचलित थे। अब ऐसा क्या हुआ उस समय पर, ऐसी क्या स्थितियां थी, पहले ये देख लें कि उस समय भारत की स्थिति क्या थी और यूरोप की स्थिति क्या थी। तो यूरोप में उस समय पुनर्जागरण का काल था और भारत में मध्यकालीन इतिहास का दौर था। भारत अभी भी अपनी रूढ़िवादिता से गुजर रहा था, जबकि यूरोप में आधुनिक कारखाने लग चुके थे और यूरोप के अंदर व्यापार की औद्योगिक होड़ मची हुई थी। मतलब कौन व्यापार में ज्यादा से ज्यादा लाभ अर्जित कर सके, ये होड़ मची हुई थी। उसी बीच क्या होता है 1453 ईस्वी में दोस्तों, ये जो तीनों मार्ग थे, ये तीनों मार्ग अवरुद्ध हो गए। क्यों अवरुद्ध हो गए? क्योंकि उस समय ही
उस समय पर सबसे ज्यादा जो बोलबाला था वो अरबों का था। एशिया के व्यापार पर सबसे ज्यादा बोलबाला अरबों का था और यूरोप में वेनिस और इतालवी व्यापारियों का सबसे ज्यादा बोलबाला था। दोस्तों मैंने बताया आपको जो एशिया के व्यापार पर एकाधिकार था उस समय वो अरब व्यापारियों का था और जो यूरोप में जो एकाधिकार चल रहा था व्यापार पर वो वेनिस और इतालवी व्यापारियों का चल रहा था। तो होता क्या है 1453 में तुर्कों ने ये जो मैंने गोला खींच के आपको दिखाया रेड कलर का, इस क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। इसे कहते हैं कस्तंतुनिया। ये स्थान है कस्तंतुनिया। तो कस्तंतुनिया पर तुर्कों के अधिकार के बाद ये तीनों मार्ग अवरुद्ध हो जाते हैं। ये तीनों मार्ग क्या हो जाते हैं? अवरुद्ध, जिससे यूरोपीय कंपनियों का व्यापार बिल्कुल अवरुद्ध हो जाता है। एशिया के साथ जो पूर्वी देशों के साथ बिल्कुल व्यापार अवरुद्ध हो जाता है। अब यहीं से शुरू होती है अन्वेषण। यहीं से शुरू होता है अन्वेषण। किसका अन्वेषण? भौगोलिक खोजों का अन्वेषण, नए वैकल्पिक मार्ग की खोज। और इसके अंतर्गत दोस्तों सबसे पहले जो शुरुआत करेंगे वे दो देश करेंगे, एक तो स्पेन और दूसरा पुर्तगाल। पहले थोड़ी जानकारी मैं आपको ये सागरों के, ये भूमध्य सागर जो मैंने अभी बताया, ये काला सागर है, ये यहाँ पर लाल सागर है। ये देखिए जूम करके आपको दिखाता हूं, ये लाल सागर है, ये यहाँ पर अदन की खाड़ी है। तो जो मैंने मार्ग आपको बता दिए वे जो अवरुद्ध हुए थे वो इन्हीं रास्तों से होकर जाते थे। अब दोस्तों जो भौगोलिक क्रांति हुई उसमें दो देशों का बहुत बड़ा योगदान है। पहला स्पेन का, स्पेन से शुरुआत होती है। स्पेन की रानी थी इसाबेला। इसाबेला ने सबसे पहले एक इतालवी व्यापारी थे, उनको इतालवी नाविक थे, उनको सबसे पहले पूर्वी देशों की खोज के लिए भेजा या भारत की खोज के लिए भेजा, क्योंकि भारत की उस समय एक विश्व में छवि बनी हुई थी बहुत ही धनवान देश की, सोने की चिड़िया भारत को कहा जाता था। तो स्पेन की महारानी ने सबसे पहले शुरुआत की और कोलंबस को 1492 में भेजा। कोलंबस को 1492 में भेजा कि आप पूर्वी देशों की खोज करिए, लेकिन वो भारत पहुंचने के क्रम में कहां पर पहुंच जाता है? अमेरिका पहुंच जाता है। कहां पहुंच जाता है? अमेरिका। खोज पर निकला था वो भारत की, लेकिन पहुंच गया अमेरिका। इसीलिए आज भी दोस्तों जहां पर वो पहली बार पहुंचा था कोलंबस, उसने तो यही सोचा था कि मैंने पूरी दुनिया की खोज कर ली थी और यही सोचकर वो मर भी गया। तो आज भी जो वहां पर जनजातियां पाई जाती है उसे रेड इंडियन जनजाति कहते हैं। ठीक। जो दूसरा देश था दोस्तों ये अन्वेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला, वो था पुर्तगाल। पुर्तगाल के राजा थे डॉन हेनरिक। कौन थे? डॉन हेनरिक। उनको हेनरी द नेविगेटर के नाम से भी जाना जाता है। डॉन हेनरिक था, उनको हेनरी द नेविगेटर के नाम से भी जाना जाता है। और इन्होंने दिक्सूचक यंत्र की खोज की थी, जो कि समुद्री नाविकों के लिए बहुत ही उपयोगी यंत्र था। समुद्री नाविकों के लिए बहुत ही उपयोगी यंत्र था। अब दोस्तों ये जो डॉन हेनरिक थे, इन्होंने सबसे पहले आदेश दिया अपने एक नाविक को, बार्थोलोमियो डियास को। बार्थोलोमी डियास को 1487 ईस्वी में, 1487 ईस्वी में वो इस मार्ग से, जो ये आपको नीली रेखा दिख रही है, बार्थोलोमी डियास इसी मार्ग से होता हुआ दक्षिण अफ्रीका के, मतलब अफ्रीका महाद्वीप के अंतिम छोर पर पहुंच जाता है, जिसे क्या कहते हैं। इस चीज का बहुत ध्यान रखेंगे कि ये जो अंतिम छोर है इसके कई नाम हैं और अलग अलग बुकों में आप कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन उन सभी नामों का आपको ध्यान रखना है। इसका सबसे प्रचलित नाम है कैप ऑफ गुड होप। दोस्तों इसका क्या नाम है सबसे प्रचलित? कैप ऑफ गुड होप। दूसरा है आसान द्वीप, उत्तमासान द्वीप, तूफानी अंतरीप। ये सभी आपको याद रखने हैं। आसान द्वीप, उत्तमासान द्वीप, तूफानी अंतरीप और कैप ऑफ गुड होप। तो 1487 ईस्वी में पहला जो नाविक आया, जो पुर्तगाल से आया, वो था बार्थोलोमियो डियास। और वो कब आया? 1487 ईस्वी में। इसके 10 साल बाद दोस्तों वास्को डी गामा आता है। 10 साल बाद, मतलब 1497 में इसी मार्ग से वास्को डी गामा आता है। लेकिन वो यहीं नहीं रुकता, वो अपनी खोज को पूरा अंजाम देता है और पहुंच जाता है कालीकट के तट पर। 20 मई 1498 को कालीकट के तट पर पहुंच जाता है। किस बंदरगाह पर? कप्पकड़ावू बंदरगाह पर। किस बंदरगाह पर? कप्पकड़ावू बंदरगाह पर। अब यहां से शुरुआत होती है दोस्तों पुर्तगालियों के। अब एक एक कंपनियों के बारे में हम विस्तृत जानकारी आपको देंगे। जैसे पुर्तगालियों के बारे में अलग देंगे पूरी जानकारी, कब आए,
पहली बार कौन आया, दूसरी बार कौन आया, पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया, कब स्थापित किया, ये जानकारी आपको एक एक टॉपिक में पूरी दी जाएगी। फिलहाल यहाँ पर मैं आपको पहले ब्रीफ कर रहा हूँ मोटा मोटा। तो चलिए आगे देखते हैं कि कंपनियां, अब सबसे पहले पुर्तगाली तो यहाँ पर आ गए। पुर्तगालियों के बाद जो है डच आते हैं, डचों के बाद फिर आते हैं अंग्रेज। इसी तरीके से कंपनियों का क्रम है। तो पहले एक बार कंपनियों का क्रम देख लेते हैं कि यूरोपीय कंपनियां भारत में किस क्रम में आई। तो पहले यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन का क्रम। तो दोस्तों इसके लिए आप एक ट्रिक यूज कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन इसमें होता है। एक ट्रिक आप याद रखेंगे, PDEDFS, मतलब इनके पहले पहले अक्षर हैं कंपनियों के नाम के। PDEDFS, पुर्तगाल, डच, अंग्रेज, पुर्तगाल, डच, अंग्रेज, डैन, फ्रांसीसी, स्वीडिश। यह है कंपनियों के आगमन का क्रम। दोस्तों इसे कंफ्यूज नहीं होना है, ये कंपनियों के आगमन का क्रम है कि कंपनियां पहले कौन आई, दूसरे नंबर कौन आई, तीसरे, इस तरीके से एक क्रम है। अब एक क्रम आपसे पूछा जाता है बहुत ज्यादा कि कंपनियों की स्थापना क्रम। तो दोस्तों कंपनियों की स्थापना में आपको कुछ अलग से याद नहीं करना है, सिर्फ डी और ई का स्थान रिप्लेस कर देना है। ई के स्थान पर डी कर देना और डी के स्थान पर ई। मतलब डच आए जरूर पहले, लेकिन कंपनी की जो स्थापना हुई थी वो अंग्रेजों ने पहले कर ली थी, डचों ने बाद में की थी। चलिए, तो कंपनियों के आगमन क्रम मैंने बताया PDEDFS से। तो पहले कौन आए, पहले आते हैं पुर्तगाली, पुर्तगाली के बाद कौन आते हैं, डच, और डच के बाद कौन आते हैं, अंग्रेज, ठीक। और अंग्रेज के बाद कौन आते हैं दोस्तों, डैन, डैन के बाद आते हैं फ्रांसीसी, और सबसे लास्ट में स्वीडिश, ठीक दोस्तों। अब आगमन के क्रम के बाद मैंने आपको बताया स्थापना का क्रम। तो स्थापना के क्रम में पहले पुर्तगालियों की स्थापना होती है, फिर किसकी स्थापना होती है, अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है, फिर उसके बाद डच, फिर डैन, फिर फ्रांसीसी, और फिर स्वीडिश। तो दोस्तों ये दोनों क्रम मैं समझता हूं कि आपको बिल्कुल दिमाग में बैठ गए होंगे। PDEDFS से आप लोग याद रखेंगे। अब दोस्तों देखना है कि इन्होंने जब आए यहां पर तो कारखाने, पहला जो कारखाना था वो कहां पर स्थापित किया। ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि पहला कारखाना। दोस्तों आप सन पे इतना ध्यान नहीं देंगे, मैं इसलिए अभी आपको सन बता भी नहीं रहा हूं। जब पर्टिकुलर आप एक एक कंपनी के बारे में पढ़ेंगे, पुर्तगालियों के बारे में, अंग्रेज के बारे में, डच के बारे में, तो उसमें आपको विस्तार से मैं आपको समझाऊंगा। तो फिलहाल हम देखते हैं कि इन कंपनियों ने अपने पहले पहले कारखाने कहां पर लगाए। एक चीज को आप ध्यान रखेंगे, चूंकि ये सारी कंपनियां समुद्री मार्ग से आई थी, तो जो दक्षिण भारत है, जो तटवर्ती भारत है, उसी के किनारे किनारे इन सभी कंपनियों ने अपने कारखाने स्थापित किए थे, ठीक। तो जो पुर्तगाली आए थे पहले, तो पुर्तगाली पहले कहां आए थे, कालीकट, कालीकट कहां, केरल में, कोचीन, ठीक। तो इन्होंने पहला कारखाना कहां पर स्थापित किया, कोचीन में। पुर्तगालियों का पहला कारखाना कोचीन में। अंग्रेज जो आए थे पहली बार कहां आए थे, सूरत में। तो उन्होंने पहला कारखाना कहां स्थापित कर दिया अंग्रेजों ने, सूरत में। इसी प्रकार डचों ने जो अपना पहला कारखाना स्थापित किया वो मसूलीपट्टनम में, और डैन ने जो अपना कारखाना स्थापित किया वो ट्रांकेबार में स्थापित किया। फ्रांसीसियों ने सूरत में, स्वीडिश ने गोहेनबर्ग में अपना पहला कारखाना स्थापित किया। दोस्तों इस टेबल को आप ध्यान से एक बार पढ़ लेना दिमाग से, इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए अब क्रम से पढ़ते हैं और बढ़ते हैं। पहले हम विस्तार से पढ़ेंगे पुर्तगालियों के बारे में। चलिए, पुर्तगालियों में आपने देखा कि पहली बार पुर्तगाल से कौन आया था, पहली बार जो है पुर्तगाल से कौन आया था, तो पहली बार आया था वास्को डी गामा। कब आया था दोस्तों, पहली बार पुर्तगाल से वास्को डी गामा कब आया था और किसकी सहायता से आया था, तो अब्दुल मजीद एक गुजराती पथ प्रदर्शक थे, उनकी सहायता से 20 मई 1498 को, 20 मई 1498 को कहां पहुंचता है, कालीकट के तट पर पहुंचता है, जो कि केरल में स्थित है, कप्पकड़ाबू बंदरगाह पर। कौन से बंदरगाह पर दोस्तों, कप्पकड़ाबू बंदरगाह पर पहुंचता है। उसका स्वागत किया जाता है भव्य किसके द्वारा, जमोरिन के द्वारा। ये जमोरिन किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, बल्कि वहां के शासक की एक पैतृक उपाधि थी, वहां के शासक की एक पैतृक उपाधि थी। और दोस्तों ये आप भली भांति जानते हैं
कि यदि किसी की दुकान के पास कोई दूसरा दुकान लगाए तो निश्चित रूप से उसका विरोध होगा, क्योंकि पहले से ही यहाँ अरब व्यापारी मौजूद थे। तो उन्होंने वास्को डी गामा का विरोध किया, जबकि जमोरिन ने स्वागत किया। और दोस्तों कहा जाता है कि जब वास्को डी गामा आए थे तो इधर से हेक्टर नामक जहाज से वो आए थे, और जब वापसी में गए थे तो मसाले और काफी जड़ी बूटियां लेकर गए थे। तो उन्होंने सारा खर्च काटने के बाद दोस्तों 60 गुना अधिक मुनाफा कमाया था, जो कि यूरोपीय व्यापार के इतिहास में एक क्रांति जैसा था। बिल्कुल। और आप आगे चल के देखेंगे भी कि जो पुर्तगाल की राजधानी थी लिस्बन, उसको व्यापार का केंद्र बना दिया था। व्यापार जगत में, मतलब यूरोप जगत में व्यापार का एक बहुत ही बड़ा केंद्र बन गया था इसी चक्कर में, क्योंकि इतना अधिक मुनाफा पहली बार देखने को मिला था। दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट देखेंगे दोस्तों, ये मैंने बता ही दिया आपको कि अरब व्यापारियों ने उनका विरोध किया था। दूसरा अभियान जो आया था वो पेड्रो अल्वारेज केब्राल के नेतृत्व में आया था। केब्राल के नेतृत्व में आया था। 13 जहाजों का नायक ये बनकर आया था 1500 ईस्वी में। कितने में दोस्तों? 1500 ईस्वी में। इसका अरबों के साथ संघर्ष होता है। 1500 ईस्वी में आया था, अरबों के साथ इसका संघर्ष हुआ और अरबों को इसने पराजित कर दिया। ठीक। और यहां से अनुभव लेके गया, क्योंकि उस समय पे भारत छोटे छोटे राज्यों में विभाजित था। तो उसने देखा कि क्षेत्रीय राजाओं के आपसी विवाद का लाभ उठाकर अधिक अधिकार स्थापित किया जाता, मतलब यहां पर राज स्थापित भी किया जा सकता। हालांकि मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि शुरुआत में जब कंपनियां आई थी, सभी कंपनी, किसी भी कंपनी का यह लक्ष्य नहीं था कि व्यापार के अलावा यहां पर शासन सत्ता में भी कुछ हस्तक्षेप करना है। सबसे पहले सिर्फ व्यापार करने के लिए, वो सिर्फ लाभ कमाने के लिए आए थे या फिर कच्चा माल लेने के लिए आए थे यहां से, क्योंकि यूरोप में आधुनिक यूरोप का समय था, वहां पर मशीनरी उपलब्ध थी लेकिन कच्चा माल उपलब्ध नहीं था। और कच्चा माल उपलब्ध भी था तो बहुत कम मात्रा में इतालवी व्यापारियों से लेना पड़ता था, जो कि बहुत ही महंगे दामों पर देते थे। और दूसरा, जो सबसे ज्यादा खपत यूरोप में उस समय पर थी वो मसालों की थी, क्योंकि सर्दियों के मौसम में वहां पर मसालों की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, मांस को लपेटने के लिए, मांस को सुरक्षित रखने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो 1500 में पेड्रो अल्वारेज केब्राल आया, अरबों के साथ उसका संघर्ष होता है और अरबों को वो पराजित करता है। दूसरा, फिर उसके बाद वास्को डी गामा 1502 में दूसरी बार फिर आता है। ध्यान रखना दोस्तों, वास्को डी गामा 3 बार भारत आता है। पहले 1498 में आता है, फिर 1502 में आता है और फिर 1524 में आता है। और 1524 में भारत में ही उसकी मृत्यु हो जाती है। कुल 3 बार आता है। मैंने बताया 1524 में आता है लास्ट बार, और वहीं क्या नाम है, कोचीन में ही उसकी मृत्यु हो जाती है और वहीं पर उसकी समाधि स्थित है, जो कोचीन में मृत्यु हो जाती है 1524 में, वहीं उसकी समाधि भी है। आगे बढ़ते हैं। तो और दोस्तों, जो पहला कारखाना लगाया था इन्होंने, पुर्तगालियों ने जो पहला कारखाना मैंने आपको बताया कोचीन में लगाया था, वो 1503 में लगाया था। लेकिन उस समय पर जो अगला जो हम गवर्नर के बारे में पढ़ेंगे, जब हम लोग अभी गवर्नर शुरू करेंगे इसके बाद, जो दूसरे गवर्नर थे अल्बुकर्क, जिन्हें वास्तविक पुर्तगालियों की वास्तविक शक्ति का संस्थापक माना जाता है, वो आए थे 1503 में और उन्होंने ही कोचीन में पहली फैक्ट्री स्थापित की थी, अल्बुकर्क ने। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। हालांकि पहले जो गवर्नर थे, जो पहले गवर्नर बनेंगे वो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा बनेंगे, लेकिन पहली कोठी जो स्थापित कर रहे हैं वो अल्बुकर्क कर रहे हैं, क्योंकि उस 1503 में अल्बुकर्क जहाजी बेड़े के नायक बनकर आए थे। जो दूसरी फैक्ट्री है वो 1505 में स्थापित होगी कन्नूर में। ठीक दोस्तों, अब पुर्तगाली गवर्नरों के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि धीरे धीरे पुर्तगाली मजबूत स्थिति में आते जा रहे थे, तो उन्होंने महसूस किया कि यहाँ पर अपने गवर्नर भी नियुक्त किया जाए। तो इस क्रम में पहला जो गवर्नर नियुक्त किया वो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा को नियुक्त किया। 1505 से 1509 तक रहते हैं, प्रथम पुर्तगाली गवर्नर थे। ठीक, तो प्रथम पुर्तगाली गवर्नर कौन थे? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। इनका जो उद्देश्य था वो दक्षिण पूर्वी एशिया के व्यापार पर नियंत्रण करना था। दक्षिणी पूर्वी एशिया में दोस्तों इंडोनेशिया भी आ जाता है, और इंडोनेशिया को आप पढ़ोगे कि मसाला द्वीप पुंज के रूप में जाना जाता है। मसाला द्वीप पुंज मतलब मसाला अच्छी खासी मात्रा में वहां पर मसाले का व्यापार किया जाता था। जो दूसरा है, इन्होंने शांत जल की नीति अपनाई थी, ब्लू वाटर पॉलिसी को अपनाने वाले, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तथ्य है दोस्तों ये। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा शांत जल की नीति को
अपनाने वाले। अगला पॉइंट है 1505 में अंजाडीवा, कन्नूर और किलवा में दुर्ग स्थापित किए थे। दोस्तों बेशक आप सन ना याद रखें, लेकिन ये जरूर याद रखें कि पुर्तगालियों ने कहां कहां पर किले स्थापित किए, कहां कहां पर कारखाने अथवा कोठियां स्थापित किए। कारखाने या कोठी एक ही बात होती है, कंफ्यूज ना हो, ठीक। तो अंजाडीवा, कन्नूर और किलवा में 1505 में दुर्ग स्थापित इन्होंने किए। जो फिर 1509 की एक घटना है, इन्होंने गुजराती, तुर्की और मिस्र के संयुक्त बेड़े को चोल के समीप पराजित कर दिया। फिर हिंद महासागर में पुर्तगाली सागर बनकर, पुर्तगाली मतलब हिंद महासागर जो था उस समय इनका इतना प्रभाव था पुर्तगालियों का कि पूरे हिंद महासागर के व्यापार पर इन्होंने अपना कब्जा कर लिया और हिंद महासागर ना रहकर पुर्तगाली सागर बनकर रह गया। ठीक दोस्तों, अगले गवर्नर देखेंगे अल्फांसो द अल्बुकर्क, अल्फांसो डी अल्बुकर्क, पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक, सबसे महत्वपूर्ण गवर्नर और सबसे ज्यादा इनका योगदान है स्थापना में, पुर्तगालियों की स्थिति को सुदृढ़ करने में। कैसे देखते हैं। इन्होंने 1503 में, मैं पहले ही बता चुका हूं, जो प्रथम दुर्ग का निर्माण कराया था वो इन्होंने ही कराया था 1503 में, क्योंकि एक जहाजी बेड़े के नायक ये बनकर आए थे। 1510 में दोस्तों इन्होंने बीजापुर के एक शासक थे यूसुफ आदिल शाह, उनसे गोवा को जीत लिया 1510 ईस्वी। मतलब अब इन्होंने अधिकार करना अपना प्रारंभ कर दिया, अपना विस्तार करना प्रारंभ कर दिया। दोस्तों 1511 में मलक्का और 1515 में फारस की खाड़ी में स्थित है एक बंदरगाह जिसे कहते हैं होर्मुज बंदरगाह, इस पर अधिकार कर लिया। हालांकि इस पर होर्मुज बंदरगाह पर अधिक समय तक ये अधिकार नहीं रख सके थे पुर्तगाली, 1522 में ही ये छिन जाता है इनसे, वो आगे मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों जो अगला महत्वपूर्ण इनसे जुड़ा हुआ तथ्य है वो है कि इन्होंने स्थायी पुर्तगाली बस्ती बनाने की कोशिश की थी। कैसे? इन्होंने जो अपने स्वदेशी नागरिक थे उनसे कहा था कि आप भारतीय महिलाओं से विवाह करें, जिससे कि उनका धार्मिक विकास भी हो सके और अपनी स्थिति को और ज्यादा सुदृढ़ कर सकें और अपनी स्थायी बस्तियां बसा सकें। इन्होंने अपने क्षेत्र में सती प्रथा को बंद कराया था, इसलिए इन्हें राजा राम मोहन राय का पूर्वगामी भी कहते हैं, क्योंकि आप देखेंगे कि विलियम बेंटिक के काल में राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा को बंद कराया था। तो सबसे पहले यदि आप देखा जाए तो सती प्रथा को बंद कराने वाले अल्फांसो डी अल्बुकर्क थे, पुर्तगाली गवर्नर। और दोस्तों इस भूल में ना रह जाना कि इन्होंने बहुत अच्छा काम किया था सती प्रथा बंद करा के, इसके पीछे इनकी मंशा बहुत गलत थी। एक तो स्थायी बस्तियां बसाना, दूसरा कि विवाह, जो विधवाएं थीं, महिलाएं थीं, जो विधवा महिलाएं थीं, उनकी शादी ये पुर्तगालियों से कराते थे, जिससे कि अधिक से अधिक ये भारतीय जनता के साथ जुड़ सकें और यहाँ पर अपनी स्थिति को सुदृढ़ कर सकें। तो अपने क्षेत्र में सती प्रथा को बंद कराने का श्रेय किसे को जाता है? अल्फांसो डी अल्बुकर्क को। और ये क्वेश्चन पूछा हुआ कि किसे पूर्वगामी कहा जाता है राजा राम मोहन राय का, तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क को। जो अगला बिंदु है वो है 1515 में प्रथम चर्च का निर्माण कराया था गोवा में। उस चर्च का नाम था सेंट जेवियर। क्या नाम था उसका? सेंट जेवियर चर्च का निर्माण कराया था 1515 में। इसके बाद जो महत्वपूर्ण हैं, दूसरे महत्वपूर्ण पुर्तगाली गवर्नर वो हैं नूनो दा कुन्हा। इनसे रिलेटेड तथ्यों को देखते हैं। 1530 में शासन का मुख्य केंद्र कोचीन के स्थान पर गोवा बनाया। मतलब मुख्य केंद्र का मतलब राजधानी से होता है, कंफ्यूज ना हो आप। मुख्य केंद्र मतलब शासन का मुख्य केंद्र, जैसे उत्तर प्रदेश का बोला जाए कि उत्तर प्रदेश का मुख्य केंद्र क्या है, कहां से शासन होता है, तो लखनऊ से। लखनऊ क्या है? उत्तर प्रदेश की राजधानी। इसी तरीके से आप कह सकते हैं 1530 में शासन का मुख्य केंद्र इन्होंने कोचीन के स्थान पर किसको बना दिया? गोवा को बना दिया। महत्वपूर्ण तथ्य है। और इन्होंने क्या किया कि मुगल सम्राट हुमायूं और गुजरात के शासक थे एक बहादुर शाह, उनके बीच संघर्ष हो रहा था, उसका लाभ उठाकर उन्होंने 1534 में बसीन और 1535 में दीव पर अधिकार कर लिया। फिर इसके बाद गवर्नर आते हैं गार्सिया द नारोनाहा, गार्सिया द नारोनाहा। तो इन्होंने अनेक बस्तियों बसाई, अनेक जगह पर विस्तार किया। कहां कहां पर? दमन, सालसेट, चोल, बंबई, सेंट थॉमस, मद्रास, हुगली में अपने केंद्र स्थापित किए। तो सिलोन मतलब प्राचीन काल में श्रीलंका का जो नाम था प्राचीन, वो सिलोन था। अधिकांश भागों पर पुर्तगालियों ने अपना आधिपत्य काबिज कर लिया। इनके समय में एक महत्वपूर्ण घटना होती कैम्बे, जो कि गुजरात में पड़ता है। कैम्बे कहां पड़ता है दोस्तों?
गुजरात में, ध्यान रखना आप। इनके समय में अकबर कैम्बे गए थे, जहां पुर्तगालियों से पहली बार परिचय हुआ था। पहली बार पुर्तगालियों से कहां मिले थे अकबर? कैम्बे। अकबर के दरबार में अकबर से बहुत ही मधुर संबंध थे पुर्तगालियों के। अकबर के दरबार में 3 बार जेसुइट मिशन गए थे, 1580 में, 1590 में और 1595 में। दोस्तों ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, इसलिए मैंने यहाँ पर सन लिखे हुए हैं। 1580, 1590 और 1595 में जेसुइट मिशन गए थे अकबर के दरबार में। अगला महत्वपूर्ण तथ्य, अकबर की अनुमति से हुगली और शाहजहां की अनुमति से बंदेल में पुर्तगाली कारखाने स्थापित हुए। हुगली में किसकी अनुमति से हुआ? अकबर की अनुमति से। और शाहजहां की अनुमति से कहां पर हुआ? बंदेल में पुर्तगाली कारखाना स्थापित हुआ। दोस्तों 1559 में पुर्तगालियों ने दमन पर भी अधिकार कर लिया। अब अगले जो गवर्नर है वो है मार्टिन एफांसो डी सूसा। 1542 ईस्वी में सेंट फ्रांस जेवियर दक्षिण भारत आए थे, जो कि जेसुइट संघ के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। 1542 ईस्वी में सेंट फ्रांस जेवियर किसके साथ आए थे? मार्टिन एफांसो डे सूसा। मार्टिन एफांसो डे सूसा के साथ कौन आए थे? फ्रांस जेवियर आए थे दक्षिण भारत में। ठीक, इसको आप ध्यान रखेंगे। अब दोस्तों जैसे जैसे आप देखेंगे आगे कि अन्य यूरोपीय कंपनियां भारत में आती जाएंगी और पुर्तगाली कंपनियों का विनाश होता चला जाएगा। ये अपना स्थान से वापस होते हुए चले जाएंगे, मतलब इनका आधिपत्य खत्म होता चला जाएगा। क्यों खत्म होता चला जाएगा? उसके पीछे कई कारण थे। जैसे 1580 में पुर्तगाल का स्पेन में विलय हो जाता है, पुर्तगाल स्पेन में सम्मिलित हो जाता है। तो जब दोस्तों किसी देश की स्वतंत्रता छिन जाती है तो वो इतना शक्तिशाली नहीं रह जाता, ये आप अच्छी तरह जानते हैं। इसीलिए अनेक स्थानों पर उनकी सैनिक पराजय हुई, उनकी सेना भी कमजोर पड़ गई। 1596 में दक्षिण पूर्व एशिया में डचों ने पुर्तगालियों को बाहर किया। कहां से शुरुआत होती है? दक्षिण पूर्व एशिया मतलब इंडोनेशिया से शुरुआत होती है दोस्तों। डचों ने पुर्तगालियों को बाहर कर दिया। फिर इसके बाद क्रम से मलक्का, श्रीलंका, मालाबार के सभी दुर्गों पर डचों ने आधिपत्य जमाया। तो दोस्तों सबसे पहले बाहर का रास्ता दिखाने वाले डच ही थे, क्योंकि इनके बाद डच ही आते हैं। फिर उसके बाद इसी क्रम में दोस्तों कंपनियों का आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा शासन तो अंग्रेज करते हैं, डचों को अंग्रेज बाहर का रास्ता दिखाते हैं। ठीक, तो अभी फिलहाल हम पुर्तगालियों के बारे में पढ़ रहे हैं। तो मलक्का, श्रीलंका, मालाबार के सभी दुर्गों पर डचों ने अपना आधिपत्य जमा लिया। अंग्रेजों ने 1612 में सूरत में और 1622 में फारसी सेना की सहायता से होर्मुज में पराजित किया। किसको? पुर्तगालियों को। सूरत में कब पराजित किया? 1612 में। और मैंने पीछे बताया था जो होर्मुज द्वीप जिस पर अधिकार किया था 1515 ईस्वी में, फारस की खाड़ी में स्थित है ये होर्मुज द्वीप। और फारसी सेना की सहायता से अंग्रेजों ने इन्हें 1622 में बाहर का रास्ता दिखा दिया। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। मुगलों और मराठों ने पुर्तगालियों का विरोध किया, हालांकि अकबर से मधुर संबंध थे। मैंने अभी आपको पीछे बताया कि अकबर से मधुर संबंध थे, इसीलिए 3 जो है जेसुइट मिशन 1580 में, 1590 और 1595 3 जेसुइट मिशन अकबर के दरबार में गए थे पुर्तगालियों के। परंतु मुगल और मराठों के साथ इनके अच्छे संबंध नहीं थे। सर्वप्रथम जहांगीर के काल में मुगलों का पुर्तगालियों से संघर्ष हुआ। अब यहाँ से संघर्ष स्टार्ट हो जाता है मुगलों से। मुगलों में किन किन शासकों से होता है ये मैं आपको बताता हूँ। सर्वप्रथम किससे हुआ? जहांगीर से। सर्वप्रथम कैसे होता है? जहांगीर। कारण क्या था? जहांगीर ने 2 मिशन भेजे थे 1607 और 1610 में, लेकिन पुर्तगालियों ने बिल्कुल नजरअंदाज उन्हें कर दिया। चलो वो भी देखा जाए। फिर 1613 में क्या घटना होती है? 1613 में जो मुगलों के शाही जहाज थे उनको लूट लिया। किसने? पुर्तगालियों ने। तो जहांगीर ने सूरत के जो मुगल गवर्नर थे मुकर्रब खां, उसको आदेश दिया कि इन्हें दंडित करें और इनसे युद्ध करें। तो मुकर्रब खां ने क्या किया? मुकर्रब खां ने अंग्रेजी नौसेना के कप्तान थे डोंटन, उनकी सहायता से पुर्तगालियों को पराजित किया। तो जहांगीर ने पुर्तगालियों को दी गई सभी व्यापारिक सुविधाएं वापस ले ली तथा आगरा, लाहौर स्थित गिरजाघर बंद करवा दिए। अंततः पुर्तगालियों को समझौता करना पड़ा। तो दोस्तों जहांगीर ने क्या किया? सभी व्यापारी जो सुविधाएं उनको दे रखी थी, जितने भी छूट दे रखी थी, सब पर पाबंदी लगा दी। आगरा और लाहौर में जो उनके गिरजाघर थे उनको बंद करवा दिया। अब पुर्तगालियों का शाहजहां, जहांगीर से आप लोगों ने देख लिया। अब जो संघर्ष होता है वो होता है शाहजहां से। दोस्तों पुर्तगालियों की
जो है बंगाल में बस्तियां थी। बंगाल में चटगांव व हुगली में 2 बस्तियां थी या कोठियां थी। यहां पर उनका नमक के व्यापार पर एकाधिकार था। इसके बदले वे एक टैक्स भी देते। टैक्स कितना देते? 10,000 टन का प्रति वर्ष जमा कराते थे। शर्त ये थी कि टैक्स के बदले, टैक्स लेने के बाद मुगल जो है कोई हस्तक्षेप उनके व्यापार में नहीं करते थे। मुगल उनके व्यापार में 10 टन का प्रतिवर्ष लेने के बाद चटगांव और हुगली के जो उनका एकाधिकार था नमक के व्यापार पर, उसमें कोई भी हस्तक्षेप मुगल नहीं करते थे। परंतु पुर्तगालियों द्वारा क्या किया जाता? पुर्तगालियों की स्थिति देखी कितनी खराब स्थिति थी। पुर्तगाली ईसाई धर्म के प्रचार में बल का प्रयोग करते थे, समुद्र में डकैती करते थे, गांवों में डकैती करते थे। और उसी समय जब ये संघर्ष हुआ, उससे पहले जो तत्कालिक कारण आप मान सकते हैं कि मुमताज महल की नौकाओं का अपहरण कर लिया। सोचिए, मुमताज महल की नौकाओं का अपहरण कर लिया। जहांगीर के प्रति विद्रोह में शाहजहां का साथ न देना भी एक उस समय का महत्वपूर्ण कारण था। जो पुर्तगालियों से शाहजहां का संघर्ष हुआ, उसमें सबसे महत्वपूर्ण कारण ये भी था। तत्कालिक कारण तो ये था कि मुमताज महल की नौकाओं का अपहरण, लेकिन उससे पहले भी शाहजहां उनसे क्रुद्ध था। क्यों क्रुद्ध था? क्योंकि जब शाहजहां ने जहांगीर के प्रति विद्रोह किया था तो पुर्तगालियों ने उसका साथ नहीं दिया था। और दूसरा, जब वो गद्दी पर बैठ भी जाता है तो पुर्तगाली नजराना पेश करने के लिए शाहजहां के दरबार में नहीं आते हैं। तो शाहजहां के आदेश पर बंगाल के मुगल गवर्नर थे कासिम खां। उन्होंने जल और स्थल मार्ग से हुगली पर आक्रमण कर अधिकार कर लिया। अगला पॉइंट है, औरंगजेब के समय भी पुर्तगाली अराकानी समुद्री डाकुओं के साथ मिलकर चटगांव से ढाका तक लूटपाट करते थे। फलस्वरूप बंगाल के गवर्नर थे शाइस्ता खां। उन्होंने बंगाल की खाड़ी में स्थित सोनद्वीप, जो समुद्री डाकुओं का प्रमुख केंद्र था, उस पर अधिकार कर लिया। दोस्तों, इसको आप पढ़ लेंगे कहानी की तरह। 1739 में मराठों ने सालसेट और बसीन छीन लिया। मतलब जैसे जैसे पुर्तगालियों ने अधिकार किया था, वैसे वैसे ही अब पतन की ओर होते हुए चले गए। जब से स्पेन में विलय हुआ है, स्वतंत्रता उन्होंने अपनी खोई है। अनेक जगह सैनिक पराजय हुई। जो भारत के स्थानीय राजा थे उनसे भी विद्रोह हुए, मुगल सम्राटों से भी विद्रोह आपने देखा जो पीछे, कि जहांगीर से हुआ, शाहजहां से हुआ और अब औरंगजेब से हुआ। और 1739 में मराठों ने सालसेट और बसीन को भी उनसे छीन लिया। दोस्तों, 1661 की एक घटना होती है। देखिए, बड़ी शर्मनाक घटना है ये। एक भारतीय होने के नाते तो बहुत ही ज्यादा शर्मनाक है। 1661 में तत्कालीन ब्रिटिश सम्राट थे चार्ल्स द्वितीय। उनकी शादी होती है किससे? राजकुमारी कैथरीन से, जो कि पुर्तगाल की थी। तो पुर्तगालियों ने क्या किया कि जो मुंबई था, जो मुंबई भारत का मुंबई था, उसको दहेज में दे दिया ब्रिटिश को। सोचिए, ब्रिटिश को दहेज में दे दिया। हालांकि उन्होंने फिर बाद में कंपनी को दे दिया था किराए पर। लेकिन यह बड़ी शर्म की बात है कि 1661 में तत्कालीन ब्रिटिश सम्राट चार्ल्स द्वितीय द्वारा पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन से विवाह करने पर मुंबई दहेज में मिला था उन्हें। बताइए। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अगली उनकी जो व्यापारिक व्यवस्था थी, वो उसके अंतर्गत एक आप व्यवस्था पढ़ेंगे, कार्टेज आर्मेडा काफिला व्यवस्था। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ समझिए। कार्टेज मतलब होता है एक परमिट। कार्टेज का मतलब होता है परमिट, मतलब एक परमिशन लेना। मतलब जो भी हिंद महासागर में जाएगा वो कार्टेज लेकर जाएगा। यहां तक कि चाहे वो अरबी जहाज हो, चाहे वो किसी अन्य देश का जहाज हो, या मुगल सम्राट का ही क्यों जहाज ना हो, उसको परमिट लेना अनिवार्य था। आर्मेडा मतलब बोलते हैं एक बाध्यकारी शक्ति कह लीजिए एक सेंटेंस में, क्योंकि आर्मेडा का मतलब था कि जो पुर्तगाली शक्ति थी, जो पुर्तगाली शक्ति थी उसे आर्मेडा कहते थे। काफिला व्यवस्था, व्यापारिक जहाजों का बेड़ा। इसमें होता क्या था कि जो भी हिंद महासागर में व्यापार करने के लिए जहाज आता था, उसे पहले तो परमिट दिखाना पड़ता था, फिर उसके साथ पुर्तगालियों के जहाजों का एक बेड़ा, पुर्तगाली सेना का एक बेड़ा उसके साथ जाता था। उसके 2 उद्देश्य थे। एक तो समुद्री डाकुओं से उसकी रक्षा करना, जो भी व्यापारिक बेड़ा जा रहा है, और दूसरा ये सुनिश्चित करना कि उनकी परमिशन के बिना तो कोई जहाज नहीं व्यापार कर रहा है हिंद महासागर में। मतलब हिंद महासागर में को उन्होंने बिल्कुल पुर्तगाली सागर बना दिया था और उस पर पूरा अधिकार कर लिया था, और कार्टेज के माध्यम से उससे वे जो है कर वसूलते थे। तो ये मैंने आपको बताया, मुगल बादशाह अकबर को भी कार्टेज लेना पड़ता था, ये स्थिति थी। और काली मिर्च और गोला बारूद ले जाने की अनुमति बिल्कुल भी
नहीं थी। काली मिर्च और गोला बारूद ले जाने की बिल्कुल अनुमति नहीं थी, और यदि हो जाता था ऐसा कि काली मिर्च या गोला बारूद मिल जाता था तो उन्हें युद्ध करना पड़ता था, क्योंकि इसकी अनुमति कार्टेज आर्मेडा काफिला व्यवस्था के अंतर्गत बिल्कुल भी नहीं थी। अब दोस्तों पढ़ेंगे पुर्तगालियों का पतन, उनके पतन के क्या कारण थे। सबसे पहले भ्रष्ट शासन, भ्रष्टता बिल्कुल व्याप्त हो चुकी थी उनके शासन में जो। दूसरा, दोषपूर्ण व्यापार प्रणाली। तीसरा, धार्मिक और वैवाहिक नीति, जो मैं आपको बता चुका हूं कि किस तरीके से उन्होंने सती प्रथा को बंद कराया था अपने लाभ के लिए और स्थायी बस्तियां बसाने के लिए। अल्बुकर्क ने प्रेरित किया था अपने स्वदेशी को। योग्य शासकों का अभाव था, कोई इतने योग्य शासक नहीं थे। सीमित साधन थे क्योंकि पुर्तगाल एक छोटा देश था। ठीक, स्पेन द्वारा पुर्तगाल विलय 1580 में जो स्पेन द्वारा विलय कर लिया गया पुर्तगाल का, ये भी एक महत्वपूर्ण कारण था पतन का, क्योंकि स्वतंत्रता इस पुर्तगाल ने खो दी थी अपनी। और मुगल साम्राज्य का विस्तार भी उस समय पर हो रहा था। और प्रतिद्वंदी, सबसे महत्वपूर्ण प्रतिद्वंदी, तो पुर्तगाली इतने शक्तिशाली नहीं थे जितने कि डच और अंग्रेज थे, तो अपने प्रतिद्वंदियों का वो सामना नहीं कर पाए। अब इनके प्रभाव क्या, पुर्तगालियों ने भारत पर क्या प्रभाव छोड़े। तो पहली बार भारत सहित एशिया के देशों को संसाधनों का दोहन करने वाले भी पहली बार तो करेंगे, क्योंकि सबसे पहले कौन आ रहे हैं यूरोप से एशियाई देशों में, पुर्तगाली आ रहे हैं, तो सबसे पहले दोहन कौन करेगा, जो पहले आएगा, जो पहले आएगा वही पहले पाएगा। तो पहली बार भारत सहित एशिया के देशों के संसाधनों का दोहन करने वाले कौन थे, पुर्तगाली थे। और दोस्तों भारत जापान व्यापार को प्रारंभ करने का श्रेय भी किसको जाता है, पुर्तगालियों को जाता है। राजनीतिक परिवर्तन का सूत्रपात भी पुर्तगालियों ने किया। राजनीति में जो स्थिरता और अस्थिरता की स्थिति उस समय पर बनी थी, उसका श्रेय भी पुर्तगालियों को दिया जाता है। सामुद्रिक गतिविधियों में भी राजनीति का समावेश किया था, स्थानीय शासकों के साथ मिलकर, आपने देखा था पीछे। बल प्रयोग का सहारा इन्होंने लिया, बल प्रयोग का हर मतलब जितना भी बल प्रयोग कर सकते थे, धार्मिक कार्यों में, व्यापारिक कार्यों में उन्होंने बल प्रयोग का सहारा लिया। और दोस्तों क्योंकि उस समय पर अरब व्यापारियों का बोलबाला था, तो उनके बल प्रयोग का जो सबसे ज्यादा शिकार हुए वे मुस्लिम शासक ही हुए, सर्वाधिक जो शिकार हुए वे मुस्लिम शासक ही हुए। दूसरा, 1540 में गोवा में प्रति सुधारवादी विचारधारा और जेसुइटों के आने से धर्म परिवर्तन की गतिविधियां तीव्र हुई तथा गोवा के सभी मंदिर नष्ट कर दिए गए। दोस्तों ध्यान रखेंगे, महत्वपूर्ण बिंदु है। 1560 में गोवा में ईसाई धार्मिक न्यायालय की स्थापना करी गई। 1560 में गोवा में ईसाई धार्मिक न्यायालय, इसे कहीं कहीं आप धार्मिक न्यायाधिकरण भी लिखा हुआ देखेंगे, एक पेपर में आया था। धार्मिक न्यायाधिकरण की स्थापना पुर्तगालियों ने कब की थी और कहाँ की थी, तो 1560 में गोवा में की थी। याद रखें किस उद्देश्य से की थी, इनका उद्देश्य था कि जो भी ईसाई धर्म का विरोध करेगा उसको दंडित किया जाए। और दोस्तों मध्य अमेरिका से तंबाकू, मूंगफली, मक्का, आलू, पपीता, अमरूद का भारत में प्रवेश इन्हीं की देन थी। अगला, बादाम, लीची, संतरा, अनानास, काजू भी अन्य देशों से भारत में इन्होंने ही प्रवेश कराए। जहाज निर्माण और प्रिंटिंग प्रेस, बहुत महत्वपूर्ण खोजें। जहाज निर्माण, प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना इन्होंने 1556 में की थी। पहली बार प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना भारत के अंतर्गत हुई, जिसने आगे चल के बहुत ही क्रांति ला दी थी। जहाज निर्माण और प्रिंटिंग प्रेस आप विशेष रूप से ध्यान रखें। प्रिंटिंग प्रेस 1556 में स्थापना। गोथिक स्थापत्य कला का आगमन इन्हीं के आगमन के बाद हुआ। और दोस्तों औषधीय वनस्पति से संबंधित पहले वैज्ञानिक ग्रंथ का जो प्रकाशन हुआ था 1563 में, वो गोवा से ही हुआ था। किसके काल में, पुर्तगालियों के काल में जो। ठीक, तो दोस्तों ये था आज का पहला लेक्चर। इसी प्रकार से हम डचों के बारे में पढ़ेंगे, अंग्रेजों के बारे में पढ़ेंगे, फ्रांसीसियों के बारे में पढ़ेंगे, डैन और स्वीडिश के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो हमारा पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और इसी प्रकार से सभी सब्जेक्ट का विस्तार पूर्वक आपको अध्ययन कराया जाएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, सुखी रहें, स्वस्थ रहें।